स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे बेरोजगार युवाओं को लेकर, क्योंकि ये डिमांड रख रहे हैं कि ऑफलाइन मोड पर ही परीक्षाओं का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। दरअसल सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए कहा था, लेकिन ना तो अभी तक एजेंसी हायर हो पाई है और दूसरी बड़ी बात यह है कि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास नहीं है। तो इस बीच OMR शीट को लेकर अब मांग उठने लगी है। जानकारी आज हम इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाने वाले हैं कि क्या ये संभव हो पाएगा। और जो आवेदन लिए गए थे पहले कर्मचारी चयन आयोग के लिए, क्योंकि उसके बाद राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है, तो दोबारा से यहाँ विज्ञापन उन भर्तियों के लिए जारी होंगे या फिर आगे की प्रक्रिया यहाँ पर कंटिन्यू कर दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को एक दफा फिर लताड़ लगाई है। किस मामले पर, यह भी जानकारी हम आपको इसी बुलेटिन में देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कौन कौन से जिलों में अभी तक बर्फबारी हुई, कहां इंतजार बना हुआ है, कब तक मौसम ठीक रहेगा और कब तक खराब रहेगा, यह भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, बीजेपी में मंडल बढ़ गए हैं। ये पहले ही भाजपा की ओर से घोषणा कर दी गई थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में ये संगठनात्मक मंडल अपने बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल संख्या क्या आज सामने आई है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति, सिरमौर, किन्नौर और कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ एक जगहों पर बर्फ के फाहे भी गिर रहे हैं, लेकिन लाहौल स्पीति में 2 इंच तक बर्फबारी अभी दर्ज कर ली गई है और शिमला भी शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां भी अब जल्दी ही बर्फबारी हो सकती है। 60 दिन से ऊपर का ड्राई स्पेल हो गया है, जो कि काफी ज्यादा परेशानी हिमाचलियों के लिए बना हुआ है। बेसब्री से इस बार बर्फबारी का इंतजार हो रहा है और अभी 10 दिसंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। उसके बाद फिर मौसम ड्राई हो सकता है, यह भी पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाहौल स्पीति, सिरमौर, कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो ठीक उसके बाद बुकिंग भी करवानी शुरू कर दी गई है पर्यटकों की ओर से होटल्स में। होटलियर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि 50% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद में अब सैलानी यहां पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट और HPTDC के होटल्स की ओर से कोई विशेष पैकेज भी दिया जा सकता है। 15 दिसंबर के बाद HPTDC के होटल्स में और प्राइवेट होटल्स में विशेष पैकेज देने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैलानी हिमाचल की ओर आकर्षित हो सके। बहुत मुश्किल से वो समय आया है जब हमें सिरमौर में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में इस तरह की बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। बीते दिनों से इंतजार ही बना हुआ था और महज ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे ही देखने के लिए मिल रहे थे। अब देखिए, एक और खुशखबरी है राजधानी शिमला में, क्योंकि आइस स्केटिंग रिंक बना है। आप जानते भी होंगे, प्राकृतिक रूप से यहाँ बर्फ जमाई जाती है। इसी वजह से एशिया का सबसे प्रसिद्ध ये आइस स्केटिंग रिंक माना जाता है। 1920 में इसका निर्माण हो गया था और शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में जब बर्फ को लेकर ट्रायल किया गया तो ये ट्रायल सफल हुआ है। ठीक 3 दिन में आइस स्केटिंग सेशंस यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। उससे पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आइस स्केटिंग सेशंस लगाने के लिए जो भी बड़े या छोटे लोग इच्छुक हों, वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा सकते हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उन्हें सिर्फ वहाँ जाकर जानकारी देनी होगी या फीस सबमिट करवानी होगी। उसके बाद सेशंस का सिलसिला वहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ही वहां पर स्केटिंग सेशंस लगाए जाएंगे, ताकि पूरी तरह से रोमांचित हो ये स्केटिंग सेशंस। बड़ी बात ये भी है कि सुबह और शाम के स्लॉट में ही ये सत्र आयोजित करवाए जाते हैं, तो इस बार भी व्यवस्था वैसी ही रहने वाली है। भाजपा के संगठनात्मक मंडल बढ़ गए हैं। ये पहले ही इनकी ओर से जानकारी दे दी गई थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में इनकी ओर से अब 4 से 5 भी यहाँ मंडल बनाए जा सकते हैं। दरअसल इससे पहले भाजपाइयों ने ये गौर किया कि जब भी चुनाव होते हैं और मान लीजिए कोई भी एक नेता बगावत करता है, तो उसके बगावती सुरों के चलते पूरा मंडल ही बिखर जाता है। इसीलिए आने वाले समय में कैसे इस लॉस से बचा जा सके, ये 4 से 5 मंडल भी विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। पहले अन्य राज्यों में भी भाजपा की ओर से यही प्रक्रिया अपनाई गई है और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होने जा रहा है। पहले 74 थी संगठनों की संख्या, 74 से बढ़कर अब ये 171 कर दी गई है, यानी कि संख्या बढ़ा दी गई है या छोटे छोटे मंडल तैयार कर दिए गए हैं। सभी पर जिम्मा रहेगा अब भाजपा को जिताने का भी चुनावों के दौरान। तो ये एक अच्छी बात कहना चाहेंगे और ये शुरुआत ही इसलिए भाजपा ने की हिमाचल प्रदेश में, ताकि बगावती सुर उठते हैं तो उसका
कोई भी प्रभाव अन्य कार्यकर्ताओं पर या अन्य नेताओं पर ना पड़े। अब जब एक ही क्षेत्र में 2 से 3 मंडल भी बनाए गए होंगे तो कम से कम नुकसान ही भाजपा को हो पाएगा बगावती सुर उठने के बाद भी। देखिए, 10वीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगा लिया है। ये बिलासपुर से जानकारी सामने आई है। कोठईपुरा में नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगा लिया। इसने खुद ही आत्महत्या कर ली और ये स्कूल के बाथरूम में फंदा लगाने का मामला सामने आया है छात्रा की ओर से। हालांकि इसने क्यों ऐसा किया, इस पर अभी तक सही से जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जांच जरूर जारी है। पुलिस की ओर से छात्रा के परिजनों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था। पोस्टमार्टम करने के बाद छात्रा का शव भी परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन जांच तब तक जारी रहेगी जब तक बात सामने नहीं आ पाती है कि आखिरकार छात्रा ने आत्महत्या क्यों की। परिजनों का कहना है कि छात्रा किसी बात से परेशान भी नहीं थी, तो आखिरकार क्यों इसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा, इसकी जांच होगी। कोठीपुरा में पीएम श्री स्कूल जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में मामला पेश आया है, जहां छात्रा ने सुसाइड किया। एक और मामला सामने आया है, ये शिमला के जुब्बल की घटना बताई जा रही है, जहां एक नाबालिग के साथ बार-बार एक व्यक्ति की ओर से दुराचार किया गया। ये 19 वर्षीय युवक बताया जा रहा है और इस युवती का पड़ोसी ही था, लेकिन देखा जा सकता है ये लड़की नाबालिग है। इसकी उम्र महज अभी 15 वर्ष की बताई जा रही है, 11वीं में पढ़ती थी। जब 7 दिसंबर को इस बेटी के पिता घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी दर्द से कर्रा रही है और दर्द से कर्राते हुए देख उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में पता चला कि 5 महीनों से उनकी बेटी गर्भवती है। उसके बाद पुलिस थाना में शिकायत की गई है पिता की ओर से। उन्होंने आरोप लगाया है 19 वर्षीय युवक पर, जो कि पिछले 1 साल से उसे बहला फुसलाकर उसके साथ दुराचार कर रहा था। इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ मामला दर्ज हुआ है और युवक से भी पूछताछ हो रही है और युवती से भी पूछताछ होगी। हालांकि युवती अभी थोड़ी अस्वस्थ भी इस पूरे मामले में बताई जा रही है। देखिए, स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट योजना के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और ये आवेदन 10 दिसंबर तक दिए जा सकते हैं। दरअसल 6वीं, 7वीं और 8वीं की कक्षा तक इसमें छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी सरकार की ओर से। हालांकि जो परीक्षा होगी इसे लेकर वो 2 मार्च को होने जा रही है और 5वीं कक्षा के छात्र ही ये परीक्षा देंगे, क्योंकि 5वीं कक्षा में जो छात्र हैं यदि वो परीक्षा देते हैं तो उसके बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं 3 वर्षों के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसमें एक बात तो ये है कि 5वीं कक्षा के छात्र ही ये परीक्षा दे सकते हैं और दूसरी बात, सरकारी स्कूल में ही बच्चे का पढ़ना जरूरी है। अगर 5वीं कक्षा सरकारी स्कूल से बच्चा कर रहा है महज तभी इस परीक्षा को दे सकता है और अगले 3 साल भी उसे सरकारी स्कूल में ही लगाने होंगे 6वीं, 7वीं और 8वीं के, तो ही ये स्कॉलरशिप योजना उसके लिए लागू रहेगी। कुछ शर्तें इसमें लगाई गई है कि ज़रूरी है सरकारी स्कूल में ही छात्र हो और दूसरा ये कि 75% अटेंडेंस उसकी 5वीं कक्षा में होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से छात्र का लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही इस परीक्षा के लिए वो आवेदन कर सकता है। तो 10 दिसंबर तक अभी फिलहाल मौका है और जैसा कि हमने कहा ठीक 2 मार्च को फिर ये परीक्षा करवाई जाएगी। जो पहला चरण होगा परीक्षा का उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जो बच्चे चयनित होंगे उनकी लिखित परीक्षा फिर 2 मार्च को होने जा रही है। तो 400 परीक्षा केंद्र इसके लिए तैयार किए गए हैं 2 मार्च 2025 में, क्योंकि ये परीक्षा होगी। भाजपाइयों की ओर से आक्रोश रैली आज निकाली गई, सिरमौर में भी और कुल्लू में भी। सिरमौर के नाहन में भाजपा ने बड़ी आक्रोश रैली निकाली। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे और वहां 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, बड़े नेता मौजूद इस आक्रोश रैली में रहे हैं। राजीव बिंदल की ओर से सवाल ये उठाए गए हैं कि अभी वेतन देने के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास, पेंशन देने तक के लिए पैसा नहीं है और ये किस बात का कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं बिलासपुर में। बेरोजगार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, 1.5 लाख के करीब पदों को समाप्त कर दिया गया है। तो आखिरकार क्यों और किस वजह से कार्यक्रम मनाया जा रहा है, यही सवाल अपनी आक्रोश रैली में आज भी भाजपा ने उठाया है। कर्मचारी, पेंशनर सभी सड़कों पर उतर गए हैं, बेरोजगार युवा भी सड़कों पर उतर गए हैं। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और हिमाचल सरकार 2 साल का कार्यक्रम मनाने जा रही है और उम्मीद लगाती है कि 30,000 लोग उसमें जुटेंगे। ये भी तंज कसा गया है डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से। बात सिर्फ सिरमौर के नाहन की नहीं है, बल्कि कुल्लू में भी भाजपाइयों की ओर से प्रदर्शन किया गया है और इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम
जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। साथ ही साथ कुल्लू से संबंधित जितने भी भाजपा नेता हैं उनकी भागीदारी इस प्रदर्शन में देखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 3 बातों को लेकर सवाल उठाया। एक तो ये कि हिमाचल नीलामी तक पहुंच गया है, ये पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति आई है कि हिमाचल भवन नीलाम होने की कगार पर हो, ये राज्य सरकार की बदौलत हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि तकरीबन 97,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है हिमाचल पर और ये कर्ज और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को ऋणी बनाया जा रहा है और इसका भी पूरा श्रेय जाता है हिमाचल सरकार को ही, सुक्खू सरकार को। ये ज्यादा से ज्यादा ऋण ले रहे हैं, कोई भी व्यवस्था इनकी ओर से ऐसी नहीं की जा रही है जिससे अपना रेवेन्यू जनरेट हो सके। ये नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। 1500 को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिरकार कब सभी महिलाओं को मिलेंगे। पहले तो महज इसमें उन्हीं महिलाओं को देने की बात हुई 1500 रुपए, जो कि इसके लिए पात्र थी या जिनके घर परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन अब तो उन्हें भी 1500 की राशि नहीं दी गई है। ट्राइबल एरियाज में 1500 रुपए दे दिए गए कुछ एक महिलाओं को और अब वही मुख्यमंत्री हर जगह जाकर गिनवा रहे हैं। ये उचित नहीं है। इस पर भी आज नेता प्रतिपक्ष ने कई बड़े सवाल किए हैं। और देखिए, दूसरी ओर अवैध खनन मामला एक दफा फिर गर्मा गया है। ये पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई जिसमें उनका कहना है कि जो खनन माफिया को अंजाम दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं। जब सभी के स्टोन क्रशर बंद करवाए गए तो मुख्यमंत्री के चहेते को अनुमति दे दी गई स्टोन क्रशर चलाने के लिए और अब ईडी की कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए। ये ईडी के शिकंजे में है भी, लेकिन संरक्षण कहीं ना कहीं खनन माफिया को राज्य सरकार ने दिया है। ये विक्रम सिंह की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। दूसरी बात इन्होंने हिमाचल के प्रोजेक्ट्स को लेकर कही कि हिमाचल में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं केंद्र सरकार की बदौलत चल रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से उसमें कोई भी हिस्सा अपना उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और ये बार बार 2 साल के कार्यक्रम को लेकर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। यानी कि आज पूरी तरह से भाजपाई कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। और देखिए, यहां फिर एक और कांग्रेस सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है इस कार्यक्रम को लेकर। कुछ एक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये बिलासपुर में पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा की ओर से जानकारी दी गई कि सफल आयोजन इस कार्यक्रम का हो सके, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रहने के लिए कार्यक्रम में कहा गया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं का तालमेल भी इसी बहाने बढ़ रहा है। और तीसरी बात इन्होंने ये भी कही है कि जो प्रभारी बनाए गए हैं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सब कुछ उनके कहे अनुसार ही वहां हो रहा है, कोई भी कमी इसमें आने नहीं दी जाएगी। 30,000 से भी ज्यादा संख्या वहां जुटने वाली है। ये दावा भी यहाँ कांग्रेस नेताओं की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स से भी मिले हैं। आज इनका जन्मदिन था और इन्हें बधाई देने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री गए थे। दरअसल इनके आवास ही पहुंचे थे। 98वां जन्मदिन था। इनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और एमएलए हरीश चनार्था भी इस मौके पर मौजूद रहे। अब देखिए, बेरोजगार युवाओं पर आना चाहेंगे। बेरोजगार युवा मांग उठाने लगे हैं कि जल्द से जल्द नई भर्तियां हो, लेकिन संभव कैसे है, क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक राज्य चयन आयोग में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कर्मचारी चयन आयोग जब भंग हुआ था उस वक्त कई भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे और इसमें 2022 में जेओआईटी, जेबीटी, क्लर्क और यहाँ तक कि एसआई पद के लिए भी आवेदन भरे गए थे, लेकिन उसके बाद अगली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बीच में कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया और राज्य चयन आयोग का गठन हुआ। फिर दीपक सानन की कमेटी तैयार की गई, ये जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, और इन्हें जिम्मा दिया गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे भर्तियों में पारदर्शिता आ सके, अब पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा था। फिर दीपक सानन की कमेटी ने एक रास्ता निकाला कि सीबीटी प्रणाली अब इस्तेमाल की जाएगी, ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, उसके बाद पारदर्शिता आ पाएगी। अन्य राज्यों में भी सीबीटी प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है और उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिली है। और फिर उसके बाद सरकार जुट गई इसी प्रक्रिया को लागू करने के लिए। 2 बार टेंडर हुए, लेकिन अभी तक एजेंसी हायर नहीं हो पाई है जो ऑनलाइन परीक्षा करवा पाए। और दूसरी बात यह कि सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक नहीं है जिससे सीबीटी प्रणाली में परीक्षा हो सके। अब बेरोजगार युवाओं ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में मांग इन्होंने उठाई है कि जल्द से जल्द भर्तियों का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि सीबीटी प्रणाली न जाने कब लागू हो पाएगी। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा करवाने वाली एजेंसी तक हायर नहीं हो पाई है। 2 बार टेंडर हुए,
लेकिन पूरे नहीं हो पाए, जिस वजह से अब न जाने कब अगले टेंडर को लेकर अनुमति यहां सरकार की ओर से मिलती है। ये भी इन्होंने अपनी ओर से इस पत्र में बात स्पष्ट कही है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि मान लीजिए पटवारी की भर्ती निकलती है, ये उदाहरण इन्होंने दिया है, तो उसके लिए 4 से 5 लाख युवा भी अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में सीबीटी प्रणाली से 7 महीने भी परीक्षा करवाने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अब ये और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, इसीलिए OMR शीट के जरिए ही परीक्षा करवा दी जाए, यानी कि फिर ऑफलाइन मोड पर परीक्षा हो। ये बात यहां युवाओं की ओर से कही गई है। युवा विवश हो गए हैं, क्योंकि तब से लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब नई भर्ती होगी, कब ये सरकारी कर्मचारी बन पाएंगे। लेकिन यहां ना तो एजेंसी हायर हो पा रही है और ना ही टेंडर प्रक्रिया उसके लिए अब बुलाई जा रही है। काफी महीने इसके लिए भी क्योंकि बीत गए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के पास नहीं है, तो यही बात अंदर ही अंदर से खाई जा रही है युवाओं को भी। इसलिए सजेशन ये दे रहे हैं कि OMR शीट के जरिए ही परीक्षा हो। कम से कम पहले भर्ती परीक्षाएं तो हो रही थी, अब तो नई भर्तियां होना ही बंद हो गई हैं। तो जो इन्होंने आवेदन किए थे, अगली प्रक्रिया उसमें कंटिन्यू की जाए या नए सिरे से अब इसमें विज्ञापन होंगे, ये संकेत क्योंकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ दिन पहले दिए थे, लेकिन अभी ऐसी कोई हलचल हमें नजर आई नहीं है। और एजेंसी नहीं हायर होती है या फिर OMR शीट के जरिए ही अब ये भर्ती परीक्षा होती है, कहना और समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह को इन्होंने पत्र जारी किया है। अब इसका कैसे रिएक्शन आता है मंत्री की ओर से, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। युवाओं ने सुझाव दिया है कि ऑफलाइन मोड पर भी अच्छी परीक्षा हो सकती है और पारदर्शिता के साथ हो सकती है। बस ध्यान रखना होगा कुछ एक बातों को लेकर, सतर्कता बरतनी होगी और CCTV और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ये परीक्षा हो पाएगी। हालांकि ये पत्र पहले मुख्यमंत्री को और अन्य नेताओं को भी लिखा गया था, लेकिन इस बार मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ये पत्र जारी किया गया है। तो क्या कोई कदम युवाओं के लिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से उठाया जाएगा, ये हम इस बार देखने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के हितों की अनदेखी को लेकर लताड़ लगाई है राज्य सरकार पर। हालांकि इसमें हिमाचल समेत अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने अनदेखी दिव्यांगों की है और इस पूरे मामले में 4 हफ्ते के भीतर पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। देखिए, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। ये 3 दिसंबर को इससे पहले आदेश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें 2016 अधिनियम की अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई थी। ये जो 2016 अधिनियम है, इसमें दिव्यांगों की हितों की रक्षा को लेकर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसकी कितनी अनुपालना हुई है, इस पर रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से उसके बाद कोई भी वकील वहां पेश नहीं किया गया, जिसके बाद अब हिमाचल सरकार को 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुना दिए गए हैं। दिव्यांगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। हालांकि इस बात पर सिर्फ हिमाचल सरकार से ही नहीं, अन्य राज्यों पर भी नाराजगी जताई गई है। लगातार दिव्यांगों की ओर से प्रमोशन को लेकर और भर्ती को लेकर मांग उठाई जा रही है। बैकलॉग भर्ती इनकी अभी तक नहीं हो पाई है। हिमाचल में कई दफा ये प्रदर्शन कर चुके हैं, चक्का जाम कर चुके हैं ऐसी बैकलॉग भर्ती की मांग को लेकर, और प्रमोशन भी नहीं हो रही है। जबकि इससे पहले 7 जुलाई 2022 को पिछली सरकार ने 4% प्रमोशन करने के आदेश जारी किए थे दिव्यांगों के लिए, और ये भी कहा था कि अगर प्रमोशन के लिए इनकी कोई परीक्षा भी लेनी है तो उसमें भी स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन्हें दी जा सकती है। लेकिन किसी भी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन में ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और इसके अतिरिक्त जो भर्तियां होनी है, क्योंकि दिव्यांग श्रेणी के कई पद खाली हैं, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। ये सुस्त रवैया है विभागों का, बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस का, जिसके बाद दिव्यांगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महज हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं है, अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है दिव्यांगों की अनदेखी पर। इसीलिए 3 दिसंबर को ये आदेश जारी किए गए थे कि अनुपालना रिपोर्ट कुछ एक राज्य पेश करे। दिव्यांगों के हितों की रक्षा को लेकर उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये 2016 अधिनियम के तहत अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, जिसके बाद लताड़ लगाई गई है। अब 4 हफ्तों के भीतर पक्ष रखना होगा हिमाचल सरकार को वहां कि आखिरकार कितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी प्रमोशंस हुई हैं। और 2022 में जो प्रमोशन करने के लिए कहा था, 4% प्रमोशन करने के आदेश जारी हुए थे विभागों में, बोर्ड में, ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा जब पद खाली हैं दिव्यांग श्रेणी के लिए, तो वो भरे क्यों नहीं जा रहे हैं? इसमें इतना ज्यादा सुस्त रवैया सरकार की ओर से क्यों दिखाया गया? तो इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से। तो देखिए, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।